अगर आपको द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है तो टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सको। वेलकम टू द सक्सेस स्टडीज। तो मैं आज अपना फर्स्ट चैप्टर आपको समझाऊंगा जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वीडियो, जो कि वन शॉट होगा और बहुत जल्द आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, ताकि आपको ये फर्स्ट चैप्टर एक ही बार पढ़ना पड़े, रिवीजन तक की ज़रूरत ना पड़े। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल एक सिंपल सी ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है या फिर किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं लैम्बोर्गिनी एक कार है, उसका सिंबल हम लोग को पता है, एक बुल टाइप से होता है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ये सिंबल है लैम्बोर्गिनी का, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में सिंबल जो होता है वो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब सिंबल का क्वालिटेटिवली मतलब ये होता है कि वो अपने जिस भी एलिमेंट का सिंबल होगा वो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और केवल उस ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इस क्वालिटी का ये मतलब होता है, उसका मतलब होता है ये क्वालिटेटिव मीनिंग होता है इसका। सिंबल का क्वालिटी। तो क्वालिटेटिवली मीनिंग ये होता है कि वो अपने जो जिसका सिंबल है वही रिप्रेजेंट करेगा, और क्वांटिटेटिवली मतलब वो केवल एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, केवल एक एटम को। जैसे अगर K लिखा हुआ है पोटेशियम सिंबल, तो केवल वो एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर O लिखा हुआ है तो केवल एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा, और यहीं O2 लिखा होता है तो हम लोग जानते हैं उसे एक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब पहले के साइंटिस्ट ने जो सोचा कि अब जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं अब इनको किसी ना किसी फॉर्म में तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या किया, जैसे पहले के लोगों ने, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन में इन्होंने बनाया केवल एक सर्कल, हाइड्रोजन में सर्कल, उसके अंदर डॉट, सल्फर में कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजन में कुछ इस तरीके से। अब ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप दिमाग में रख सकते हो कि मान लीजिए आपके एग्जाम के MCQ में आ गया तो आप कर ले जाओगे, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरे आते हैं, फिर अब आगे चलते हुए आगे टाइम आता गया, फिर बर्जीलियस। अब कितने तरीके के आप बनाओगे, मतलब कितने सिंबल्स अलग अलग बनाओगे, इतने याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती, इसलिए बर्जीलियस अपने एक नोन साइंटिस्ट हम लोग जानते हैं, उन्होंने एक लिस्ट दी एलिमेंट्स की, जिसमें वो समझाते हैं कि कैसे हर एक एलिमेंट को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को फर्स्ट एलिमेंट है, इसको H से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जैसे ही सेकंड एलिमेंट आया, यहाँ पर हीलियम था और हीलियम भी H से स्टार्ट हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, अगर H पहले यूज हो चुका है तो हम लोग H और E दोनों को ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल HE ले लिया। इसी तरीके से अब अलग अलग, जैसे कि N हो गया, अब N नाइट्रोजन का था, तो अब N जो था नाइट्रोजन का था, 7th एलिमेंट आप देख सकते हो। और उधर ऊपर जाओ तो 11th एलिमेंट आप देख रहे हो, सोडियम। अब यहाँ पे नाइट्रोजन N ले चुका था, अब यहाँ पे Na कैसे आया, यार ये तो सोडियम है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सोडियम का जो साइंटिफिक नेम होगा नाट्रियम। ओके, नाट्रियम उसका साइंटिफिक नेम है, और उससे उन्होंने फर्स्ट टू लेटर्स उठाए ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने न्यूमोनिक्स भी बताए हैं, बहुत सिंपल से न्यूमोनिक्स हैं। इसको आप सिंपल से लर्न करोगे, आपको सारे के सारे 20 के 20 एलिमेंट के नाम फटाफट लर्न हो जाएंगे। जैसे कि हमने थोड़ा फनी है, ठीक है, हा ही लीबे बकनो, फनी नामज अलसी पस कलर काका, हा ही लीबे बकनो, फनी नामज अलसी पस कलर काका, ठीक है। बस इसको ऐसे रट लेना, और ये जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको ये फटाफट से अपनी उंगलियों का यूज़ करते हुए इसको समझ जाओगे आप, ठीक। अब अपने सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी वो होती है कि अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे, अब इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बुक्स में लिखा होता है ज़्यादातर कि हाइड्रोजन एटम्स कितने कंबाइन हुए किसी भी एटम के साथ, कितने कंबाइन हो सकते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ, उसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं। लेकिन
अगर इसको दूसरे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करें, वैलेंसी एक वो चीज़ होती है जिसमें कि हमें ये पता लगता है कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। ठीक, तो वैलेंसी उसे कहते हैं। ठीक, अब आते हैं, अब चलते हैं आगे। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? अब कभी कभी क्या होता है, कोई भी अगर एलिमेंट है और वो लूज कर देता है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट है और वो क्या करेगा, जैसे मान लो वो उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, लेकिन अपनी इलेक्ट्रॉन वाली उस फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स देने के बजाय वो अपनी जो लास्ट सेकेंड शेल है उससे भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, बस सिंपल। अब आते हैं रेडिकल्स पे। रेडिकल ये होता है, रेडिकल एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जैसे कि हम लोग OH+ को देखते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है जहाँ पे हम लोग को ये पता लगता है कि उस पूरे के पूरे उस रेडिकल में कितने वैलेंसी है, मतलब उसकी भी वैलेंसी होती है। ठीक है, अब सीधा सीधा आते हैं केमिकल फॉर्मूला पर। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा सिंबल से ही बनता है। ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंबल्स किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, उसी तरीके से केमिकल फॉर्मूला भी सेम ही चीज़ होती है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सेम ही चीज़ है, किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है? इज रिफर्ड टू एज मोनोएटॉमिक। एलिमेंट एक मोनो एटॉमिक की तरह बिहेव करता है, जैसे कि उस मोनोएटॉमिक मतलब मोनो मतलब वन, एटॉमिक मतलब एटम, फर्स्ट एटम। क्वांटिटेटिवली जो मीनिंग था सिंबल का याद आया? बस सिंपल। अब कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ होल नंबर ऑफ एटम्स नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब कंपाउंड जैसे कि H2O, इसके पास 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये कंपाउंड है और इसके पास होल नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, सिंपल। अब आता है कंपाउंड पे। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसके पास 2 या मोर एलिमेंट से कंबाइन होता है। तो कंपाउंड क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस जो कि 2 या 3 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है, और वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ठीक है, मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से भी MCQ बन सकते हैं, और ये चीज़ अगर आप सुनते रहेंगे ध्यान से तो 110% आपके 90+ नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मेरी गारंटी है। हाँ, मेरी गारंटी का कोई अब नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मुझ पे इतना तो विश्वास कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स इज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। देखो कंपोनेंट्स, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कंपाउंड मान लो H2O को लेके चलते हैं। कंपाउंड है एक H2O। अब H2O में जो H है उसकी एक वो 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन एक 1 एटम है, मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल। ये हमेशा होमोजेनस होता है, मतलब कि आप वाटर को देख लो, ऐसा तो नहीं है कहीं पे हाइड्रोजन ज़्यादा है कहीं पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिंपल होता है, हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम रेशियो में रहेगा, और पूरे जगह पे एक ही काइंड के पार्टिकल्स होते हैं, और ये अपनी अब वाटर की एक खुद की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और वाटर को हम लोग केवल केमिकल तरीके से ही अलग कर सकते हैं, वाटर के उसके एलिमेंट्स को। अब देखो भाई, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? ओ भाई, केमिकल फॉर्मूला सिंपल है। हमने लिया सोडियम, हमने लिया क्लोरीन। ठीक, इसमें देखो यहाँ पे हमने सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल लिया है। अब सबसे पहले सोडियम और क्लोरीन के सिंबल बनाने, उसके बाद उनकी वैलेंसी लिखनी है। उनकी वैलेंसी लिखने के बाद बस उनकी वैलेंसी को नीचे लिखना है और क्रॉस कर देना है। एरो, जिस तरीके से एरो मैंने बनाया है ना, उस तरीके से एरो बना देना और बस हो जाएगा। अब CaSO3, अब इसमें देखो यहाँ पे 2 है, उधर भी 2 है, दोनों की वैलेंसी 2 है, तो 2 जो है वो कट जाता है। ठीक, इतना याद रखना। अगर सेम वैलेंसी है या फिर 2 या 4 होता तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से कट जाता है। सिंपल है। ठीक, अब ये केमिकल फॉर्मूला लिखना, तो ये
क्रिस क्रॉस मेथड तो आपने पढ़ा ही होगा, मतलब बहुत सिंपल मेथड होता है, ठीक है। और कुछ भी यहाँ पर ना समझ में आए तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको वो चीज़ वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक, शॉर्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो चीज़ पक्का एक्सप्लेन करके ज़रूर दूंगा, ठीक। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन ये एक शॉर्ट हैंड ऑफ अ केमिकल चेंज, मतलब ये केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है। केमिकल इक्वेशन केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है, सिंपल, ठीक। अब केमिकल चेंज का, अब देखो यहाँ पे जितने भी लिखा है NH4OH HCl NH4Cl गिव्स NH4Cl प्लस H2। अब यहाँ पे जो एरो के सिंबल के पहले लिखा है वो रिएक्टेंट है और बाद लिखा है वो है प्रोडक्ट। अब ये जो एरो का सिंबल है इसको हम लोग गिव्स कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला था, या फिर ईल्ड कहते हैं, टू ईल्ड, सिंपल, समझ गए। अब देखो, अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है भाई, ये देखो केमिकल रिएक्शन जो थी उसमें हम लोग को सबसे पहले क्या पता लगा कि केमिकल, इसमें इंफॉर्मेशन क्या होता है, केमिकल नेचर, हमें ये पता लगता है कि उसका केमिकल नेचर क्या है, कि वो केमिकल नेचर मतलब क्या वो HCl से रिएक्ट कर पाएगा, हाँ बिल्कुल कर पाएगा, ये उसका केमिकल नेचर है। और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, एरो बना था ना, डायरेक्शन। अब द नेचर ऑफ एलिमेंट्स का नेचर कैसा है, ठीक भाई, सेम बात कि एलिमेंट्स क्या रिएक्ट कर पाएंगे। अब लिमिटेशंस ये हो जाती हैं कि हमें केमिकल रिएक्शन में ये नहीं पता लग पाता है कि भाई कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ का कितना था, कितना रिएक्ट हो रहा था, कितना प्रोडक्ट में बन रहा था, ठीक है, स्पीड कितनी थी, कलर चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्या लाइट और साउंड एनर्जी रिलीज हो रही थी नहीं हो रही थी, बस इतना नहीं पता लग पाता है, यही इसकी लिमिटेशंस है। और मैंने देखो नोट्स में एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो अगर आप ये नोट्स एकदम रट लोगे ना, आपके 100% 90+ आने ही आने। अब ये इर्रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का तो आप जानते होगे, पहले से आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप देख लो एक बार, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन कुछ भाई बहुत सिंपल है। बैलेंस्ड इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है, ये देखो मैंने केमिकल इक्वेशन बताई ना, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे जितने भी एटम्स हैं वो सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, मतलब अगर कोई एलिमेंट है यहाँ पे जैसे ले लो, यहाँ पे नाइट्रोजन था तो इस साइड पे नाइट्रोजन सेम होना चाहिए था प्रोडक्ट्स के साइड पे, ठीक। यहाँ पे 4, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 4 है तो प्रोडक्ट के साइड 4 है, और फिर देखो यहाँ पे 4 NH4 में कितने हाइड्रोजन है, इस रिएक्टेंट साइड पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 दिए गए हैं NH4 में, फिर उसके बाद OH 5 हो गए, फिर HCl में 6 हो गए, प्रोडक्ट साइड पे 4 हो गए और उधर 2 हो गए, 4 5 6, सिंपल, ठीक, समझ में आया, बस ऐसे ही सिंपल होता है, कुछ नहीं बड़ी बात होती है, ठीक है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जहाँ पे अगर कोई एलिमेंट है तो वो रिएक्टेंट साइड पे भी उसके एटम सेम हो और प्रोडक्ट साइड पे भी। अब ये सिंपल है, देखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या मास ये करता है भाई, क्योंकि रिएक्ट कर रहा है तब भी 2 एटम थे, प्रोडक्ट बन रहा है तब भी 2 एटम थे, तो सिंपल है कि जितने भी एटम पहले रिएक्ट करेंगे उतने ही एटम बाद में बनेंगे। अब हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, देखो हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड और पार्शियल इक्वेशन मेथड। देखो 9th के सिलेबस में अगर आप जाके देखोगे CISE.com पे तो नहीं दिया हुआ है कि पार्शियल इक्वेशन मेथड जरूरी है, केवल जरूरी है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसका यूज करते हुए हम लोग चलते हैं आगे, ठीक। हिट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है, मैंने पहले बताया था ना, बैलेंस कैसे होता है कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे सेम होने चाहिए, सिंपल। अब यहाँ पे देख लो K2Cr2O7 प्लस HCl gives KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस Cl2। अब सेकेंड इक्वेशन में आओ, यहाँ पे आप ये गिनना कि प्रोडक्ट साइड पे पोटेशियम के एटम्स कितने हैं, 2। अब रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे 2, सही है। Cr2 हाँ यार यहाँ तो 2 है, अब उधर साइड पे यहाँ पर Cr लिखा है, उसके आगे 2 लिखा है, हाँ 2 एटम है, इधर भी 2 एटम है, ठीक है, क्योंकि ये जो बड़ा सा 2 लिखा है ना पूरे मॉलिक्यूल के पहले, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करता है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हर एक मॉलिक्यूल में अगर 1 Cr है, 2 मॉलिक्यूल हैं, हर एक मॉलिक्यूल में 1 Cr है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ही Cr होंगे, सिंपल यार। अब देखो अब क्या आता है, अब ऑक्सीजन 7,
7 प्लस, देखो 7 यहाँ पे है, उधर भी 7 हो गया, यहाँ पे 14 था हाइड्रोजन, उधर भी 14 हो गया, Cl था, इधर भी 2Cl, KCl में 2 Cl हो जाएंगे, उधर 3 हो गए, 6 7 8, और इधर 8 प्लस 6 14 हो गए, 14 Cl। सिंपल। अब आते हैं हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास होता है, देखो एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, ठीक, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, और ये एटम का मास वो मास होता है, ये वो एलिमेंट का मास होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन 12 को मैं बताऊंगा आपको जब मैं फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा, यहाँ पर कैसे उसको एक फिजिकल क्वांटिटी मान के दूसरी क्वांटिटीज को मेजर किया जा रहा है इससे। जैसे कार्बन 12 को एक क्वांटिटी मान लिया गया और उसके बेसिस पे अलग अलग एटम्स का मास मेजर करते हैं, ठीक। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब कि कितना कोई भी एलिमेंट कार्बन 12 एटम से 1/12 हैवियर है, मतलब कार्बन 12 एटम का मास जब हम लोग 1/12 करेंगे तो जो मास निकलेगा उससे कितने टाइम्स वो एटम हैवियर है, और इससे ही सेम चीज़ कितने टाइम्स मॉलिक्यूल हैवियर है ये देता है RMM, मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो बस सिंपल है, एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब A और RMM मतलब मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल। सिंपल। अब देखो मैंने इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरी आपको वैसे ऊपर लर्न करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है, ये वैसे एग्जाम्स में दे दिया जाता है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बैकअप प्लान हमेशा तैयार होना चाहिए। अब देखो RMM और को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सिंपल, यहाँ पे मैंने लिया NO2, ठीक। N की मान लो एग्जाम में आपको दिया रहता है कि N का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, क्योंकि N तो एक एटम शो कर रहा है ना, आपको पता है ना, एटम शो कर रहा है, तो यहाँ पर 14, अब O ऑक्सीजन यहाँ पे 16, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ठीक, 14 प्लस 2 × 16, 14 प्लस 32 46 MU। RMM ये मॉलिक्यूल है, NO2 एक मॉलिक्यूल है, और इसका मास मेजर करने के लिए हम लोग पहले देखो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एक है 14 ले लिया, ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2 कर लिया, तो 14 प्लस 32 आ गया 46। अब ये देखो भाई कितना खतरनाक मॉलिक्यूल है, कुछ खतरनाक नहीं है, मैं अब समझाऊंगा ना, कोई टेंशन बात नहीं। अब देखो यहाँ पे NH4 होल टॉइस SO4, यहाँ पे अब देखो नाइट्रोजन कितने हैं, उधर 2 लिखा हुआ है ना, 2 लिखा हुआ है, NH4 के बाद 2 लिखा हुआ है ना होल टॉइस, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे नीचे देखो क्या किया मैंने, 14 × 2 किया है ना, बस। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन पहले से थे और फिर उसके बाद होल टॉइस किया, मतलब 8 हो गए, तो 8 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। अब S सल्फर का मास कितना होता है, यहाँ पे सल्फर 1 दिख रहा है ना, और कहीं नहीं दिख रहा है ना, बस सल्फर 1 है, 32 लिख दिया, प्लस O कितना है 4 एटम दिख रहे हैं, ओके, तो मतलब O का कितना था 16, साइड में लिखा हुआ है, देख लो इस वाले NO2 वाले में, देखो 16 है ना, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया पूरा 36 + 96 = 192 AMU। अब AMU क्या है भैया, AMU भाई बहुत सिंपल है, ये एक यूनिट होती है। अब कोई भी चीज़ को मास है तो एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिंपल, एक यूनिट है RMM या RAM को मेजर करने की, ठीक है। अब आते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। भाई परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, अरे परसेंटेज कॉम्पोजिशन तुमको ये बताना होता है कि उस एलिमेंट, वो जो एलिमेंट है वो उस पूरे मॉलिक्यूल में कितना परसेंट ताकतवर है, इतना समझ लो, कितना परसेंट ताकतवर है भाई, कितना परसेंट। देखो यहाँ पे CO2 लिया, हमने इसमें फटाफट से RMM निकाला, कितना आया 444 AMU, 44 AMU, ठीक। परसेंटेज कितना आएगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना आएगा, देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बन की पावर दिखानी है, तो पावर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भाई इसके पास तो इसका मास 12 है और पूरे मॉलिक्यूल का मास 44 है, तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप मैथ में तो पढ़ा ही होगा ना भाई, तुमने पढ़ा ही होगा यार, ऐसे थोड़ी होता है, पढ़ा होगा, ठीक है। तो 12/44 × 100 परसेंटेज आ जाएगा ना, × 100 परसेंटेज करते हैं, इतना तो पता है ना, तो
27 और ना बताओ तो कमेंट करना, मैं समझा दूंगा, बस मुझे बोलोगे मैं फटाफट से आपको समझा दूँ, ठीक है। हो गया परसेंटेज ओ, इधर भी हो गया। अब देखो ऑक्सीजन का भी फटाफट से। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ तुमको कभी भी किसी का वेरीफाई करना हो ना कि आंसर सही आया कि गलत, तुम एक काम करना, ये देखो यहाँ पे 27 आया था, अब यहाँ पे 2 ही एलिमेंट्स थे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन तो निकल ही आया था, अब इसका पूरा परसेंट तो 100% होगा, पूरा जो मॉलिक्यूल है वो 100% होगा। अब यहाँ पे अगर कार्बन 27.27% है तो उसको 100 से माइनस कर दो तो कितना आएगा 72.73। सिंपल, देखा, ऐसे ही करते हैं। अब NaOH कैसे होगा? NaOH सिंपल, NaOH जैसे उधर किया था RMM निकला है 40 AMU। परसेंटेज इसकी पावर दिखाएंगे, पूरे मॉलिक्यूल का मास नीचे लिखा 40, ऊपर लिखा 23 इंटू 100 लिखा 57.5, नीचे O का निकला 40 और H का निकला 2.5। तो थैंक यू। कैसा लगा आपको इस वीडियो में? भाई देखो समझ में आ गया ना, कुछ भी ना समझ में आया हो, देखो पता भी नहीं लगा होगा कि सब कुछ समझ में आ गया है। और अगर तुमको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं बिल्कुल वापस से समझाऊंगा, शॉर्ट में समझा पाऊंगा लेकिन बिल्कुल समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से, ठीक है। बस मुझे बोलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।